नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। आज फिर शशि शेखर जी हम लोगों के साथ मौजूद हैं हर रोज की तरह। एक स्लोगन चुनाव से पहले दिया गया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, और हमारे और आपके अच्छे दिन भले ही ना आए हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दुर्दिन शुरू हो चुके हैं। फिर से करते हैं इसको। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। हर रोज की तरह आज फिर शशि शेखर जी हम लोगों के साथ मौजूद हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, शशि जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक हैं, चिंतक हैं, राजनीतिक समीक्षक हैं। शशि शेखर जी के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लेख आते रहते हैं। एबीपी पर जाकर के आप शशि जी के लेख पढ़ सकते हैं। शशि शेखर जी की बहुत पैनी नजर रहती है राजनीति के हर पहलू पर। चुनाव से पहले एक नारा दिया गया था, अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन वो अच्छे दिन देश की जनता के आए हों या ना आए हों, लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। संकेतों के आधार पे मैं बोल रहा हूँ। अभी लोकसभा का चुनाव बीता, उसमें 303 से खिसक करके 250 से नीचे 246 पर आकर के भारतीय जनता पार्टी टिक गई। 250 तक नहीं पहुंच पाए। उसके बाद से तमाम सारे फैसले वापस लेने पड़े उनको। अब जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती थी कि उसने एक बार अपना फैसला ले लिया तो फिर उसको किसी की परवाह नहीं होती थी, उसको लागू करती थी। एनडीए एक या एनडीए दो की बात करें, लेकिन एनडीए तीन में बिल्कुल उलट हुआ। भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगियों के दबाव में तीन तीन बार झुकना पड़ा, और खबर आ रही है कि चौथी बार फिर वो अग्निपथ योजना को लेकर के रिव्यू करने जा रही है। हालांकि सरकार ने इसका खंडन किया, तो वक्त बताएगा। लेकिन हरियाणा और जो आने वाले चुनाव है महाराष्ट्र के और झारखंड के, बिहार के, उसको देखते हुए रिव्यू की बातें चल रही हैं। इतना ही नहीं, झारखंड जम्मू कश्मीर के टिकट बंटवारे को लेकर के काफी घमासान हुआ और विद्रोह तेज हुआ। वो विद्रोह रुका नहीं। हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, मंत्री और वर्तमान विधायकों के इस्तीफे का सिलसिला शुरू हो गया है। टिकट काटे जाने से नाराज तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हरियाणा में इस्तीफों की छड़ी लगा दी है। भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी बढ़ती चली जा रही है। बेचैनी का सबसे बड़ा कारण एक और बन गया है, जिसकी चर्चा शशि शेखर जी ने की थी हमारे 3 या 4 दिन पहले के एक वीडियो में, जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा, याद रखिए आने वाले 1 महीने के अंदर कोई बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हो सकता है। बिहार को लेकर के खबरें जो निकल करके आ रही हैं, उससे साफ जाहिर है कि वो भविष्यवाणी संभवतः सच होने की स्थिति में है। ये तो वक्त बताएगा, लेकिन संकेत अभी जो मिल रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ नहीं है। शशि शेखर जी ने चूंकि भविष्यवाणी की थी, चीजें अब वैसी घटना चालू हो गई। जेपी नड्डा जी बिहार के दौरे पर आनंद फानन में उनको जाना पड़ा। कार्यक्रम भले ही उन्होंने राजनीतिक या सरकारी कार्यक्रम रखा, जिसमें कुछ नेत्र चिकित्सालय है उसका उद्घाटन उन्होंने करना है, उसमें नीतीश जी साथ रहेंगे। उसके बाद कई एक और अस्पतालों का उद्घाटन करेंगे वो हॉस्पिटल्स का, और साथ में संगठन के कार्यकर्ताओं से बात भी करेंगे। ये मजबूरी है कि उनको दौड़ करके बिहार जाना पड़ा। मजबूरी क्यों बनी? बिहार में क्या बदलाव होने की स्थिति लग रही है? बिहार की राजनीति लोकसभा चुनाव के बाद बराबर करवट ले रही है और हलचल बनी हुई है। शशि शेखर जी से समझते हैं आगे चल क्या रहा है। शशि भाई। नमस्कार विवेक भाई। और हम लोगों ने पहले भी इस पर बात की थी। मुझे लगता है 2-3 दिन पहले ही शायद बात की थी। और देखिए कि राजनीतिक घटनाक्रम इतनी तेजी से बदलता हुआ आपको दिख रहा है कि आज फिर हम लोगों को इस मुद्दे पर बात करनी पड़ रही है। और खुद जेपी नड्डा को यहाँ आकर के, और ठीक है कि वो स्वास्थ्य मंत्री है और उस नाते वो यहाँ आ रहे हैं, लेकिन बात उतनी सिर्फ नहीं है। चूंकि 3 दिन पहले 6 सितंबर है, 3 सितंबर को मुलाकात हुई थी नीतीश कुमार और तेजस्वी जी की मुख्यमंत्री सचिवालय में। और आज 3 दिन बाद वो आ रहे हैं, 2 दिन बाद वो आ रहे हैं, और वो जाहिर है कि नीतीश जी से मिलेंगे और बाकी जो बातें होंगी अनौपचारिक बंद कमरे में
वो निश्चित तौर पर फिलहाल आपको हमको पता नहीं चलेगा, लेकिन राजनीति तो परसेप्शन और संकेतों का खेल है। तो हम लोग तो संकेत को ही पकड़ते हैं, उसी को इंटरप्रेट करते हैं, कभी गलत कभी सही होता रहता है। तो इसको उसी पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है कि बिहार में इस वक्त जो राजनीतिक उठापटक चल रही है, चाहे वो चिराग पासवान का मसला हो, पशुपति पारस का मसला हो, अशोक चौधरी का जो बयान हो, और सबके बाद हाँ, वो अशोक चौधरी का ही बयान था जिसपे हम लोग बात कर रहे थे, और उसी बीच में आपने कहा था कि इतना भर नहीं है, मामला कुछ और आगे भी है। कुछ और है। तो उसके बाद फिर इन लोगों की मुलाकात, और तब केंद्रीय मंत्री और जो अध्यक्ष शायद अभी वही है बीजेपी के, अभी कोई नया अध्यक्ष तो चुने नहीं गए हाँ, हैं, अभी कार्यकारी अध्यक्ष वही हैं जी। कार्यकारी अध्यक्ष वही है। तो एक तरह से आना ये बताता है कि मतलब जो डैमेज हुआ है उस डैमेज को कंट्रोल किया जाए, या कंटीजेंसी प्लान के तहत, मतलब कि आगे कोई डैमेज न हो उसको अभी ही ठीक कर लिया जाए, इस प्लान के तहत वो शायद कुछ बातचीत करें। लेकिन अब वो कितना सफल होते हैं नहीं होते हैं ये कहना मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है क्योंकि नीतीश कुमार इस वक्त, और ही सिर्फ इस वक्त ही नहीं, मतलब वो अपने पूरे राजनीतिक जीवन काल में अनप्रेडिक्टेबल रहे हैं। मतलब एक रेल हादसे पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था रेल मंत्रालय से, और 2013 में वो अचानक एनडीए से, बावजूद इसके कि शरद यादव जब अध्यक्ष थे जदयू के और एनडीए के संयोजक थे, तब उन्होंने एनडीए से अलग होने का फैसला कर लिया था जब मोदी जी को कैंपेन कमेटी का हेड बनाया गया था। बाद में वो कितनी बार फिर गए और आए पिछले 10 सालों में, वो अब काउंटलेस हो चुका है। तो इस काउंटलेस सिस्टम में कुछ भी कहना और कुछ भी प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि जो उनके पलटने के चांसेज हैं, मतलब रोटी जो है उसको पलटने की एक प्रक्रिया होती है। जब एक बार आप रोटी ऐसे पलटते हैं तो दोबारा उसको ऐसे गर्म करते हैं, और तीसरी बार में आप उसको फुलाने के लिए गैस के उस पे बर्नर पे डालते हैं। तो ये प्रक्रिया होती है पलटने की। तो ये पलटेगा किस करवट ये नहीं पता होता किसी को, लेकिन रोटी कैसे पलटेगी उस फॉर्मूले के हिसाब से नीतीश कुमार अब अगर पलटेंगे तो वो कहाँ जाएंगे ये प्रेडिक्टेबल है। तो अब वो पलटेंगे तो एनडीए छोड़ करके फिर से इंडिया गठबंधन में आएंगे, क्योंकि स्वतंत्र रहने का कोई विकल्प उनके पास नहीं है। लेकिन अच्छा, इस बीच बहुत सारी मांगे थी, जिसमें विशेष पैकेज का मामला था और विशेष राज्य का दर्जा, वो तो खैर प्रासंगिक नहीं था, लेकिन विशेष पैकेज का दर्जा, दूसरी खबरें आ रही थी कि वो शायद वहाँ बिहार में चुनाव पहले कराना चाहते हैं, वो महाराष्ट्र के साथ चुनाव चाहते हैं, और इसको लेके ज्यादा आशय है। चुनाव तो वो लोकसभा के साथ ही चाह रहे थे, और वो ये चाह रहे थे कि मतलब लोकसभा चुनाव के साथ हो तो मतलब वहां मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाए और हम एक बार फिर से एक नया टर्म हमको मिल जाए, क्योंकि उनको पता था कि आगे क्या होगा कोई ठीक है नहीं। 2025 के चुनाव में भाजपा वाले कह रहे कि नहीं हम आपके साथ नहीं लड़ेंगे, या हम आपको अपना नेता नहीं मानते, या चुनाव के बाद हम नेता तय कर लेंगे, या जिस तरह से 2020 के चुनाव में चिराग पासवान के जरिए उनको डेंट किया गया था उस तरह की कोई और प्लानिंग हो जाए। प्रशांत किशोर का अभी चल रहा है मामला। तो बहुत सारी चीजें होती है राजनीति में। तो नीतीश कुमार को ये पता था, इसलिए वो चाह रहे थे कि लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव हो जाए और एक क्लियर कट मेजोरिटी मिल जाती। एनडीए के साथ चुनाव वो लड़ते तो यहाँ पर एनडीए को एक मेजोरिटी मिल सकती थी, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस थे। वो यहाँ फिर से अगले 5 साल के लिए माफ कीजिए मुख्यमंत्री बन जाते, लेकिन ये हुआ नहीं, भाजपा ने ऐसा होने नहीं दिया। लेकिन चुनाव परिणाम में नीतीश जी इतने शक्तिशाली बनकर उभर गए 12 सीटों के साथ कि भाजपा को भी ये पता नहीं था कि उनकी ये दुर्गति हो जाएगी, तो नीतीश हाँ, मजबूरी बन गए। लेकिन अब यही है कि भाजपा पर भरोसा लोगों को नहीं होता, जिस तरह से हरियाणा में हुआ, या जिस तरह से आपको जो उनके सबसे पुराने विश्वस्त वैचारिक सहयोगी शिवसेना थी बाल ठाकरे के जमाने से, ये था कि कोई शिवसेना की तरफ। शिवसेना, तो कोई कहीं चला जाएगा, शिवसेना कहीं नहीं जाएगी। बीजेपी के मतलब वाजपेयी जी के समय से, जब वाजपेयी जी बहुत लिबरल हो गए थे, एक हद तक सेकुलर हो गए थे,
तब भी बाल ठाकरे ने उनको नहीं छोड़ा। उन बाल ठाकरे की पार्टी को, उस शिवसेना को इन्होंने दो फाड़ में कर दिया। तो आज की तारीख में भाजपा पर लोगों का, उनके सहयोगियों का विश्वास जो है वो इस मामले में घट रहा है। और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद को लेकर के शिवसेना के साथ और उद्धव ठाकरे के साथ काफी उन्होंने छल किया और उसके बाद मजबूरी में उनको अलग होना पड़ा। लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम ले दिया इस बीच में, बिहार की राजनीति में एक नई धुरी बनने का प्रयास कर रहे प्रशांत किशोर का एक वक्तव्य आया था अभी, जिसमें उन्होंने तेजस्वी यादव पे हमला किया कि वो 9वीं पास हैं और वो क्या लीड करेंगे बिहार को, और कोई उनकी, फिर उनको लगा कि चूंकि हमला करना था नीतीश कुमार जी के ऊपर भी, तो उन्होंने कहा नीतीश कुमार इंजीनियर हैं। अब ये सामान्य से व्यक्ति की अगर बुद्धि से बात की जाए कि आप एक 9वीं पास आदमी के जिक्र कर रहे हैं, कि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट की बात कर रहे हैं या इंजीनियरिंग पास किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, दोनों को आप नकार रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो जो ज्यादा पढ़ा लिखा है वो भी बेकार है, जो कम पढ़ा लिखा है वो भी बेकार है। फिर आपके अंदर ऐसी कौन सी योग्यता है? आप मुझे बताइए इनकी क्या खासियत है? हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था। इनकी खासियत ये है कि ये चुनावी विशेषज्ञ हैं, चुनाव के गुणागणित को समझते हैं, और दूसरी चीज एक ये है कि चुनाव को पहले से भाप लेते हैं। पूरा प्रेडिक्शन तो गलत निकला लोकसभा के चुनाव में। विकास की बात, बिहार को बदलने की बात है, विकास की बात है, उसके लिए उन्होंने ये कहा था तेजस्वी यादव को कि 9वीं फेल है या जीडीपी का मतलब नहीं जानते, जीडीपी ग्रोथ नहीं जानते, तो वो क्या करेंगे? तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि उनकी क्या विशेषता है? वो जीडीपी जानते हैं, वो ग्रोथ रेट जानते हो? तो मुझे एक चीज बताइए, मेरी तरफ से एक सवाल उनको अगर आप पहुंचा सकते हैं तो पहुंचाइए, कि बिना गूगल किए मुझे बताएं कि जर्मन दार्शनिक लेबनीज की थ्योरी क्या है। नहीं, आपका सामना करना थोड़ा मुश्किल है उनके लिए, तभी मैं ये कह रहा हूँ कि बिना गूगल किए वो ये बताएं कि जर्मन दार्शनिक लेबनीज की थ्योरी क्या है और किस सदी में वो आए थे। मेरी जानकारी के अनुसार ऐसा हुआ है कि दो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद वो आपके सवालों से भागे हैं। ये कोई बात नहीं है ना। अच्छा चलिए विकास की बात करते हैं, तो आप कैसे विकास कोई आकाश से उतरा हुआ चिड़िया नहीं है ना, तो सुखा। अब उनको उनका राजनीतिक ज्ञान इतना कमजोर होगा, वो राजनीतिक मामले में इतने कच्चे होंगे, इतने बड़े राजनीतिक विश्लेषक होकर, कि उनको के कामराज का पता नहीं है जो 8वीं पास थे और 70 के दशक में, सत्तर के दशक में तमिलनाडु में उन्होंने मिड डे मील चला दिया, जो 90 और 2000 में इंडिया में शुरू हुआ। जबकि 70 के दशक में उन्होंने चला, दलित उद्यमिता को पहली बार उस शख्स ने जो है आकाश की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। शिव नाडार जैसे लोग तमिलनाडु से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गए, 8वीं पास आदमी। फिर यार तक को उनकी मतलब तारीफ करनी पड़ी है। अब मैं यह सारा चीज पूछने लगू प्रशांत किशोर जी से, तो वो जवाब देंगे क्या? जी, राजनीति एक अलग चीज है। राजनीति में तो ज्ञान देने के लिए एक्सपर्ट्स की, अच्छा तो ये मान लें कि मतलब प्रशांत किशोर जी को सब पता है। हाँ, उनको सब पता है, और जबकि उनको वही नहीं पता जो काम करते हैं, कैंपेन डिजाइन करना और ये चुनाव लड़ाना। एक चुनाव का वो क्रेडिट लेते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को 2014 में। मुझे ये बताइए, उनके साथ अभी जितने लोग गए उनमें कुछ रिटायर्ड आईएएस और कुछ वॉलंटियरी रिटायर्ड आईपीएस को छोड़ के कौन बड़े इकोनॉमिस्ट चले गए हैं? अब एक रिटायर्ड आईएएस कौन सा नक्शा बना देगा बिहार के विकास के लिए? एक वॉलंटियरी रिटायर्ड आईपीएस क्या नक्शा बता देगा बिहार के लिए? तो बात है। तो जिस आदमी ने, लालू यादव हो या नीतीश कुमार हो, जिसने 50 साल 60 साल अपना सार्वजनिक जीवन गुजार दिया, उसको कुछ नहीं पता। अच्छा, जिन्होंने इन्हीं प्रशांत किशोर ने मोदी जी के लिए काम किया। मोदी जी कितने पढ़े लिखे हैं? उनको कौन सा एमबीबीएस या एमबीए की डिग्री है? साधारण पढ़े लिखे आदमी है। किस पर विवाद है? लेकिन मैं ये मानता हूं कि उनका एक बहुत बड़ा सार्वजनिक जीवन है, मोदी जी का या किसी भी बड़े नेता का, चाहे राहुल गांधी हो, नरेंद्र मोदी हो या कोई हो, अरविंद केजरीवाल हो। अरविंद केजरीवाल का भी एक सार्वजनिक जीवन है 20-25 सालों का, जब वो कम्युनिटी सर्विस में आए थे।
तो जो व्यक्ति ग्राउंड पे आके 20 साल 25 साल 50 साल काम करता है उसका अनुभव बहुत ज्यादा होता है, उसको पता होता है। निर्णय अच्छे भी हो सकते हैं, निर्णय कुछ बुरे भी हो सकते हैं, बुरे निर्णयों की आलोचना और कटाक्ष हो सकता है, लेकिन आप बिल्कुल ये कह दें कि किसी व्यक्ति में योग्यता नहीं है एक लंबा समय इस समाज में बिताने। मनमोहन सिंह से ज्यादा पढ़े लिखे हैं क्या पीके? लेकिन मनमोहन सिंह को क्यों कहा गया कि वो यूपीए 2 भ्रष्टाचार की सरकार थी? हाँ, इस देश में भ्रष्टाचार के नाम पे अगर एक लिस्ट बनाई जाती है तो देश के सबसे पढ़े लिखे लोगों पे आरोप है कि उन्होंने देश को लूट लिया, या पॉलिसी पैरालिसिस के आरोप लगाए जाते हैं। वो सही थे गलत है वो बात की बात है, छोड़ देते हैं भाई, बहुत प्रासंगिक नहीं है। पीके बेसिकली पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता कौन लोग उनसे ये सवाल करेंगे। कल मैं सुन रहा था कहीं उनको, मैंने आपको बताया था कि 2 अक्टूबर को शायद वो अपना विजन जारी करेंगे, लेकिन अब उन्होंने वो डेट मार्च में कर दिया। बोला कि 2 को तो पार्टी बनाएंगे, मार्च में विजन जारी करेंगे अगले साल। बहुत बढ़िया। हाँ, अब 8,800 कुछ 48 पंचायत है बिहार में, वो सबके लिए शायद विजन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। मना है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिटिकल अटैक करना भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो करना ही पड़ेगा। सामने वाले का जो प्रतिमान गढ़ा हुआ है वो आपको तोड़ना पड़ेगा वहां तक। लेकिन कोई 9वीं फेल है या कोई 10वीं फेल है तो भाई इस देश को, एक राज्य को, तमिलनाडु आज की तारीख में गुजरात से ज्यादा समृद्ध है, और उसकी नींव उन्हीं के एक कामराज ने रखी थी जो 8वीं या 7वीं पास थे, जो हिंदी और अंग्रेजी नहीं बोल पाते थे, सिर्फ तमिल बोल पाते थे। तो सवाल तो शशि भाई ये है, क्या एनडीए बिखराव के कगार पे है या मुश्किलों से भरी हुई बीजेपी की राह? खासतौर से अगर बात करें तो अब हरियाणा का चुनाव, जम्मू कश्मीर का चुनाव तो सबके सामने खुल गया है पत्ते, और ताश का महल भरभरा के ढहता हुआ दिखाई दे रहा है जिस तरह से बगावत चल रही। अच्छा, शुरुआती दौर पे हम लोग जब बात करते थे तो हम लोगों को लगता था कांग्रेस के अंदर बगावत है, लेकिन कांग्रेस से बड़ी बगावत बीजेपी के अंदर हो गई। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी जी, आपने कहा ना कि बिखराव और ये और वो, तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि जो शैव दर्शन को मानने वाले लोग हैं वो शिव को ही सृष्टिकर्ता और शिव को ही संहारक मानते हैं और पालक भी मानते हैं। उसमें ब्रह्मा और विष्णु की भूमिका नहीं होती है। शैव दर्शन को मानने वाले लोग ऐसा मानते हैं। तो मेरा मानना है कि बिहार जो है वो बचाता भी है और बिहार जो है सो बिगाड़ता भी है। बिगाड़ता भी है। तो बिहार ने इस बार भी एनडीए को, भाजपा को बचा लिया। ये नीतीश कुमार अगर इंडिया में होते और ये 29-30 सीटें नहीं आई होती एनडीए को, तो आप सोच लीजिए कि भाजपा की स्थिति क्या होती। हाँ, बाहर होता इनके पाले से गेंद। तो बिहार ने बचा लिया, जैसे उत्तर प्रदेश ने पूरी तरह बर्बाद किया, लेकिन बिहार ने बचा लिया, बचा दिया। अब निर्भर करता है कि नीतीश कुमार अगले महीने, 2 महीने, 3 महीने में क्या निर्णय लेते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो वो, नीतीश कुमार बहुत अच्छे सर्जक भी है, सृजनकर्ता भी है और बहुत अच्छे संहारक भी है। बहुतों का कैरियर वो चौपट कर चुके हैं अपनी ही पार्टी में, चाहे वो आरसीपी सिंह हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, जिनका जिक्र हम लोग कर रहे थे वो भी उसी पार्टी के सताए हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं, जॉर्ज फर्नांडिस हो, शरद यादव हो, बहुत सारे लोगों का मतलब उन्होंने राजनीतिक करियर जो है वो बर्बाद कर दिया। अब बहुत सारे लोगों का बना भी दिया है, जैसे संजय झा है, ललन सिंह है, नरेंद्र मोदी भी है इस बार। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो नरेंद्र मोदी भी हम कह सकते हैं कि उनके सृजन में, एनडीए 3 के सृजन में, अंतिम दांव अगर उन्होंने न खेला होता तो मोदी जी सत्ता से बाहर होते, लेकिन नरेंद्र मोदी अगर सत्ता में है तो इसके पीछे फिर कोई नीतीश कुमार की है। तो कुल मिला के ये तो ठीक है कि बिहार पे बहुत कुछ निर्भर करता है। क्या भाजपा की साख गिरती जा रही, भाजपा बिखराव की स्थिति में आती जा रही है? जैसे हम लोग जो, वो मैं पहले बोल रहा था कि जो हम लोग खेमेबाजी की या अंतरकलह की बात करते थे, बगावत की बात करते थे, वो कांग्रेस में दिखाई देती थी कि वो 3-3 धुरियां बनती दिखाई दे रही थी, जिसमें हुड्डा परिवार था, जिसमें कुमारी शैलजा थी और जिसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला थे, और 3 धुरी। लेकिन यहाँ तो हर तरफ से बिखर रहा है बीजेपी, तमाम विधायकों ने। और कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा कि हम डिसिप्लिन्ड पार्टी है, हम अनुशासित पार्टी है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि कांग्रेस शुरू से, आजादी से पहले भी, वहां जिन्ना जैसे लोग थे, वहां महामना मदन मोहन मालवीय जैसे लोग थे, जिनका वैचारिक
जो भाव था वो कांग्रेस के मूल भाव से बिल्कुल अलग था। 60 डिग्री आपस में चेंज था, मतलब डिफरेंस था वहाँ उनका। वहाँ नीलगप्पा थे, वहाँ के कामराज थे जो इंदिरा गांधी को कुछ नहीं समझते थे। हाँ, आपसी विचारधारा एक नहीं थी उनके आपस में, तमाम सारे हाँ अलग नहीं, अलग। मतलब मेरा कहने का कि कांग्रेस ने ये कभी नहीं कहा कि हम बहुत डिसिप्लिन्ड है। ये एक महासमुंदर है, एक मेल्टिंग पॉट जैसा है कांग्रेस। यहाँ लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। आपको याद होगा कि शरद पवार, पीए संगमा, तारिक अनवर, आपको तिवारी जी, आपको अर्जुन सिंह, ये सब लोग एक बार निकले थे नरसिम्हा राव के समय, और सबने अपनी अपनी पार्टी बनाई थी जिसमें एक एनसीपी की बात छोड़ दी जाए तो आज देखिए ना बंगाल में तृणमूल कांग्रेस है, वो भी अरे कांग्रेस ये से। जनता दल बना था, बीपी सिंह की अगुवाई में सरकार बनाई थी उन्होंने। आज जनता दल कितने भागों में बट गए, नाम भी नहीं रहा जनता दल का। तो ये चलता है। हाँ, भाजपा ये शुरू से कहती है कि हम अनुशासित पार्टी है, और यहाँ नहीं, से एक तो जी शशि भाई अनुशासित पार्टी है, लेकिन एक पोल और खुली है। क्या, उन्होंने कहा कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, और अब वो उनका डेटा घोटाला हो फर्जी गया, निकला। सदस्य घोटाला हो उनके गया। सदस्यों का डेटा ही फर्जी निकला। विश्व के देखिए, सबसे बड़ी पार्टी में जो संख्या है बड़े लोगों की, वो भी फर्जी मिस्ड निकली। कॉल में सदस्य बनाएंगे तो मिस्ड हो ही जाएंगे, ये कौन सी बड़ी बात है। हाँ, जो सदस्य मिस्ड कॉल पे बनेगा वो मिस्ड हो जाएगा कभी भी। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन जो बिखराव की बात आपने की वो हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है, और हमने एकदम खुलकर कहा था कि उत्तर प्रदेश है और महाराष्ट्र है, दोनों मिलकर भाजपा के इस बार के, मैं बिखराव नहीं कहूंगा उसको, उसको कहूंगा कि टू डायमेंशन, टू पोल, ध्रुवीय जो व्यवस्था भाजपा में जो एक ध्रुवीय थी पिछले 10 सालों से नरेंद्र मोदी के यूनिपोलर सिस्टम में, वो अब बाइपोलर हो गई है। दूसरे ध्रुव पर महाराष्ट्र है और आपको उत्तर प्रदेश है। कल ही शायद बयान आया है नितिन गडकरी का, छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूर्ति टूट कर गिरी है उस पर, कि मैंने कई बार कहा कि आगे से इस तरह की कोई संरचना बने, पुल बने समुद्र तटों पर जहां नमी की बात होती है, वो स्टेनलेस स्टील का बनना चाहिए, लोहे का नहीं होना जी चाहिए, जंग लग जाता है उसमें। तो उन्होंने कहा, तो ये सारे बयान भी उसी दिशा में देखे जाने चाहिए, और गडकरी जी स्पष्ट बोलने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन ये सब मसला अब सिर्फ स्पष्ट बोलने का नहीं है, अब यह मसला ये है कि लोग बोलेंगे और आपको सुनना पड़ेगा। और मैं फिर से एक शेर दोहराऊंगा, बार बार मैं आपको सुनाता हूँ कि इब्तिदाई इश्क पे रोता क्या है, आगे आगे देखिए आगे आगे देखिए होता होता। क्या है। तो इंतजार करिए, आगे आगे देखिए होता क्या है। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा वो नहीं है जो 2014 से 2019 तक रहा। 2019 के बाद से जो ग्राफ गिरना चालू हुआ 24 तक चला, लेकिन अब तेजी से वो ग्राफ भारतीय जनता पार्टी का गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या वाकई में परिणामों में ये तब्दील होगा, या लोगों का आक्रोश है जो थोड़े समय तक रहेगा, उसके बाद लोग भूल जाएंगे, किसी और मुद्दे पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर फिर इकट्ठा होंगे और भारतीय जनता पार्टी के पीछे चल निकलेंगे। आने वाला वक्त तय करेगा। इंतजार करते रहिए। हम लोग इसी तरह से आपके लिए और कार्यक्रम भी लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए हम लोग को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।